नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर। ई रेडियो के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज देश युवा दिवस मना रहा है, लेकिन आज के दिन जिस तरीके से चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कीजिए या मोदी मंत्रिमंडल के तमाम नेताओं का जिक्र कीजिए, एक अलग माहौल है। लेकिन इस माहौल में जिस तरह से युवाओं को लेकर जिक्र चल रहा है, इस स्थिति को समझने के लिए आपको दरअसल परत दर परत स्थिति को समझना होगा और सामने आपको युवा को रखना पड़ेगा। लेकिन जिस युवा का जिक्र चाहे मोदी जी कर रहे हो या फिर मोदी सरकार के वो तमाम नेता जो आज जिस माहौल को बना रहे हैं, तो इस माहौल में दरअसल स्थिति सामने क्या है, पन्नों के जरिए आज दरअसल समझेंगे कि जिस भारत के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है, समर्थन का जिक्र हो, समर्पण का जिक्र हो या फिर संकल्प का जिक्र हो, सामर्थ्य का जिक्र हो, सपना का जिक्र हो, आज़ाद भारत के लिए जिस तरीके की वर्तमान मौजूदा दौर में स्थिति बन रही है, उस माहौल में सेंट्रल हॉल की भूमिका आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तकरीबन 38 मिनट तक लगातार भाषण दिए। हालांकि ये मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंट्रल हॉल का जिक्र हमने बार बार सुना। सेंट्रल हॉल का जिक्र उस परिप्रेक्ष्य में तब जब युवा उसी सीट पे मौजूद थे। लेकिन नहीं, ये पर्याप्त नहीं होता है किसी संसद के लिए या फिर किसी संविधान के लिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा लगभग 50 दिन होने जा रहा है, 48 दिन हो चुका है, किसान सड़कों पे है, सेंट्रल हॉल की भूमिका के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन स्थिति क्या है? लेकिन तब जब मोदी जी भविष्य का जिक्र करते हुए ये बात कहते हैं कि साहब आप उसी कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी पर कभी महापुरुष बैठे थे, तो आज के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री मोदी जब उसी कुर्सी पे हैं, तो फिर 50 दिन क्यों होने जा रहा है किसानों को आंदोलन करते हुए? मोदी जी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन आपके लिए बहुत कठिन है इस सवाल का जवाब देना। सेंट्रल हॉल की कुर्सी का जिक्र अगर आने वाला युवा अगर समझ सकता है, तो फिर मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ सकते हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जब संवाद और मंथन का जिक्र हो युवाओं के संदर्भ में, तो भारत की ऊर्जा किस रूप में समझने की जरूरत है, या भारत की जो ऊर्जा है वो मौजूदा दौर में किधर जा रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये देश में आपको एक चीज़ का जिक्र करना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हैं, हर किसी की एक अलग विचारधारा है, लेकिन स्वामी जी की विचारधारा को मोदी जी आज जिस तरीके से पेश किए हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए दुख की बात है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वामी जी को आपने साहब दरवाजा बना दिया आज अपने भाषण में। दरवाजा के जरिए आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो आप स्वामी जी को भूल जाते हैं। मोदी जी, आप राजनीति में हैं, इसका क्या मतलब कि युवा राजनीति में आए? मोदी जी, आप आखिर युवाओं को राजनीति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? आपने तो ऐसा माहौल बना दिया जहां पे ना तो किसी व्यक्ति की निर्माण हो रही है, ना किसी संस्थान की निर्माण हो रही है। आपने तो तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश की है। तो ऐसे कोशिश में आखिर स्वामी जी को जब आप याद करेंगे, तब जब किसी व्यक्ति की निर्माण हो और फिर व्यक्ति से किसी संस्थान की और संस्थान से फिर किसी व्यक्ति की, तो ऐसे में फिर स्वामी जी की भूमिका क्यों? और स्वामी जी के नाम पे जिस तरह की आप तमाम जो भाषणबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में स्वामी जी से ऊर्जा, सामर्थ्य, राष्ट्रीय चेतना, क्रांति और शांति का जिक्र आज क्यों आपने किया? ये देश ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ रहा है, ये देश में हर कोई मर मिटने के लिए ही काम करता है। लेकिन आप मोदी जी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे आप मर मिटने जैसी स्थिति आपने मोदी मंत्रिमंडल में बना रखी है? आपके सामने 60 किसान मर जाता है, आप क्या रिएक्शन देते हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सवाल इतना आसान नहीं है मोदी जी, आपको आज सामने आए थे ना, आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन सारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र करेंगे, वही एजुकेशन पॉलिसी जिसके जरिए एक राष्ट्रभक्त देश में तैयार करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि देश में युवाओं के सामने जब एजुकेशन है, तब जब पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, तब चुनौती क्या है। इस देश में 18 वर्ष से नीचे तकरीबन
9,613 ऐसे बच्चे हैं 2019 में जिन्होंने सुसाइड कर लिया। 18 से कम, 18 से 30 वर्ष का जब जिक्र करेंगे तो लगभग 48,763 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसमें 17,930 लड़कियों की संख्या है। आप जरा समझिए, यही 18 से 30 वर्ष है जिस वर्ष के बीच अक्सर युवाओं को देखा जाता है, लेकिन 30 से 45 में जब आप जाएंगे तो तकरीबन 44,283 युवाओं ने, जो देश के स्तंभ कहे जा सकते हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसमें महिलाओं की संख्या अगर देखें तो 10,765 के करीब है। 45 से 60 वर्ष के जो कह सकते हैं जो सिटीजन इस देश के, तकरीबन 7,436 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 60 से ऊपर अगर जाएंगे तो तकरीबन 11,000 का वो आंकड़ा है, लोगों ने सुसाइड कर लिया। इन लोगों के बीच वो कौन सी स्थिति बन रही है तब जब आपको समझना पड़ेगा इस देश में लोग बेरोजगार हैं, उनके सामने जैसी भी स्थिति हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जब मोदी जी की योजना इस देश में लॉकडाउन की स्थिति बनाई, लॉकडाउन के लिए किस तरह की डिसीजन हुई, बेशक एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, लेकिन ऐसा कैसे ये सब कुछ होता चला गया कि लगभग 2,70,00,000 युवा बेरोजगार नजर आए लॉकडाउन लगाने के बाद। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि 20 से 30 वर्ष के वो युवा थे जो सिर्फ मोदी जी के एक योजना से सड़क पे आ जाते हैं। आपको इस आंकड़े को समझने के पहले आप इस बात को समझिए, 27 मिलियन का मतलब क्या होता है। 27 मिलियन अगर युवा एक झटके में अगर बेरोजगार हो जाए तो इस आंकड़े पर कौन नजर डालेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सेंट्रल हॉल के दरवाजे पर चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन नहीं, स्थिति यही नहीं है। इसके साथ आपको इस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा कि जब देश के प्रधानमंत्री युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं तो क्या बेरोजगार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया क्या? तब जब इलेक्शन में, खासकर बिहार के इलेक्शन में अगर नजर डाले तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन इसके साथ आपको नजर डालना पड़ेगा कि आत्महत्या करने जैसी स्थिति अगर युवाओं के सामने है तो वो युवा की कंप्लीट जो कह ले पूर्ण रूप से जो स्थिति है वो क्या है। मैं आपको बताऊं, इस देश में तकरीबन 91% यानी कि 100 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 91 का आंकड़ा होगा। सुसाइड करने वाले जो लोग हैं वो युवा के इर्द गिर्द हैं। अब आप जरा स्थिति समझिए। आज मैं एक एक आंकड़े को ओपन करके बता रहा हूं मोदी जी, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा जब मैं आपको ट्विटर पे टैग करूं तो आप जरूर इस वीडियो को देखेंगे। स्टूडेंट 7.4%, प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं 9.1%, अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार हैं 10.1%। ये वो आंकड़े हैं जो सुसाइड करने वालों के बीच ये लोग पाए जाते हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए इस देश में अगर 100 आदमी सुसाइड कर रहा है तो स्टूडेंट की संख्या 7.4% है। आपको इस बात का जिक्र करना पड़ेगा कि वो लोग जो जॉब में हैं, जो युवा है, वो अगर सुसाइड कर रहा है उसकी आंकड़ा जो है 9.1% है। अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार है, मोदी जी आपको समझना पड़ेगा इस देश में 10.1% वो युवा है जो आज बेरोजगारी की वजह से सुसाइड कर ले रहा है। आपने उसके लिए क्या माहौल दिया है। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके साथ वैसे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, लगभग 23.4% वो लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ मोदी जी आपको समझना पड़ेगा 2019 में आपने क्या माहौल बना दिया कि जो लोग अपनी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, 11.6% लोगों ने आपके कार्यकाल में सुसाइड कर लिया। आपको समझना पड़ेगा ये 2019 वर्ष है जिस वर्ष आपने एक ऐसा इतिहास बना दिया चुनाव के संदर्भ में सबसे ज़्यादा खर्च करने का, चुनाव जीतने का, जो अब तक भारत में कभी दर्ज नहीं हुआ। और उस समय ये सारी स्थिति बनी, सत्ता सबसे मजबूत आपके हाथ में, सब भारत का भविष्य आपके कंधे पे, मगर ये स्थिति क्या बन रही है। 14.7%
इस देश में अगर कोई सुसाइड कर रहा है और वो आंकड़ा 100 है तो 100 में 14 लोग इस देश में सुसाइड करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपकी सिस्टम ये नहीं पता कर पाती है कि उसकी वजह क्या है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम के जरिए आप लोगों को ये बता सके कि ये 14 लोगों की आत्महत्या की वजह क्या है। तब जब इस देश में महिलाओं का जब जिक्र करेंगे, आधी आबादी 15.4% वो महिला हैं जो सुसाइड कर लेती हैं, और ये युवा वर्ग हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ युवाओं की। तकरीबन 91% ये युवा एज में आते हैं, इर्द गिर्द नज़र आते हैं। और स्थिति आप देख लीजिए क्या है सुसाइड करने वालों की। फार्मिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, किसानों पे बात करेंगे तो अलग से बात कर लेंगे, लेकिन जब सुसाइड करने का जिक्र हो रहा है तो ये 91 के बाद मैं जिक्र करूँगा, और ये जो फीसद है 7.4%। अब आप समझिए इस देश की स्थिति युवाओं के संदर्भ में क्या है। क्या ये देश चुनौती कभी प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में अपनी समझेगा या नहीं? इस देश में वो कौन लोग हैं जो सरकार के हैं और जिन्होंने अपनी चुनौती को समझा है कि साहब ये समस्या है और इसके सामने वो निर्णय, चुनौती का मतलब डिसीजन, आप इन समस्या पर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे कि इन आंकड़ों के सामने आपकी कार्यकाल फिट बैठे। आपके पास इसका जवाब नहीं है। मोदी जी, आप बार बार जिक्र कर रहे थे आज स्वामी विवेकानंद जी को, आप किसी व्यक्ति को एस्टैब्लिश करने या फिर व्यक्ति को डेवलप करने के सेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ऊपर की चीज़ है। जिन मसलों पे आज मैं जिक्र कर रहा हूं या फिर जिस सदन में आप बैठे हैं वहां से स्वामी जी का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर स्वामी जी का कोई मतलब ही नहीं है। इस देश में बहुत बाबा लोग अपना दुकान खोल के बैठ गए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, स्वामी जी का काम वो पूरा कर देंगे। आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने भाषण को ख़त्म कर लीजिएगा और जो काम आप कर रहे हैं ना योजना के संदर्भ में, अगर उस पर काम कर लीजिएगा, और ये जो फिगर, जो ग्राफ ये दिख रही है ना, साहब आप बार बार जिक्र करते हैं कि आपकी राजनीति पार्टी जो है बहुत बेहतर काम कर रही है, संकल्प है, तो फिर ये जो ग्राफ बन रही है इस ग्राफ को ख़त्म कर दीजिए ना। आपके लिए स्वामी जी महान हो जाएंगे। साहब स्वामी जी को क्यों आप इस तरीके से पेश कर रहे हैं तब जब भारत के सामने तमाम चुनौती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेंस में जब आप जिक्र करते हैं तो बिलीफ इन योर सेल्फ का जिक्र करते हैं, और जब लीडरशिप का जिक्र करते हैं तो स्वामी जी को आप धर्म के सामने खड़ा कर देते हैं। और तब जब आप ये जिक्र करते हैं कि खुद से पहले अपने टीम में बिलीव कीजिए। नहीं, यहाँ पे आपको रोकूंगा मैं। धर्म जो आज आपने शब्द इस्तेमाल किया है, बिलीव इन ऑल को धर्म से हटा दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप टीम का जिक्र करते हैं तो आप अपनी टीम का ही इस्तेमाल करिए, धर्म की यहाँ पे शब्द लाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी, एक शब्द का यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा। आपके कार्यकाल में जो यूथ डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा है, युवाओं से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे मालूम है ग्रामीण इलाकों के भी लोग देख रहे होंगे, जरा आप मुझे बताइए कौन से वो युवा हैं जो मोदी सरकार से प्रभावित है, कौन से वो युवा हैं जिनकी योजना आज फिट बैठती है, जिनके लिए जो योजना लाई गई है उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। ये युवाओं को समझना पड़ेगा कि आखिर मोदी जी की भाषण जितना कनेक्ट करती है तो क्या मोदी जी की कोई वैसी योजना भी है जो युवाओं के संदर्भ में कनेक्ट करती है। स्किल इंडिया का क्या हुआ साहब, जिक्र नहीं करूंगा, आपकी स्थिति शर्मसार जैसी हो जाएगी। लेकिन आज जब आप जिक्र कर रहे थे स्वामी जी के बारे में, तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक अलग सेंस को आपने एस्टैब्लिश किया। इस देश में चाहे आप गुजरात का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप पंजाब का जिक्र कर लीजिए, क्योंकि पंजाब का जिक्र इसलिए क्योंकि युवा जो है वहीं पे सबसे ज़्यादा इस वक्त, चाहे शराब कह लीजिए चाहे नशा कह लीजिए, इस वक्त उसके चपेट में हैं। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आज का युवा अगर सुसाइड कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। और वजह का जब जिक्र करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में परिवार में जो समस्या होती है, यानी कि पारिवारिक समस्या, उस समस्या में तकरीबन 32.4% वो लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। अगर 100 में से 32 लोगों पर अगर आप नज़र डालें तो वो अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर सुसाइड कर लेते हैं।
इस देश में तकरीबन 17.1% वो लोग हैं जो बीमारी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में 21.4% वो लोग हैं, यानी 100 में से 21 लोग तो वो हैं मोदी सरकार को पता ही नहीं चलता है कि ये लोग सुसाइड क्यों कर लिए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी मैं जिक्र कर रहा था पंजाब का, लेकिन ये स्थिति सिर्फ पंजाब में ही नहीं है। तकरीबन 5.6% वो युवा है इस देश में जो सुसाइड कर रहा है शराब पीकर। आपको समझना पड़ेगा, शादी एक बड़ी समस्या है इस देश में। मोदी जी, आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो कारण है, शादी तकरीबन 5.5% शादी के वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ये कि उनकी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं होती है। प्यार मोहब्बत का जिक्र युवाओं के बीच अक्सर होता है। आपको समझना पड़ेगा, 4.5% वो लोग हैं जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में 2% परीक्षा में फेल होने वाले बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बेरोज़गार 2% सुसाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनल या फिर करियर जो बनाने के लिए जो एक्साइटेड होते हैं और उनके सामने कोई स्थिति नहीं होती है, तो वो लोग लगभग 1.2% हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। इस देश में तकरीबन 4.2% वो आंकड़ा है जो कर्ज के चपेट में आकर सुसाइड कर रहा है। और जब युवा का जिक्र करेंगे तो तकरीबन 26.2% एक बड़ी संख्या है जो इस वक्त सुसाइड कर रहा है। युवा दिवस इस बीच स्वामी जी को याद करके हो या फिर देश की जो असल चुनौती है उसको याद करके, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मोदी जी के भाषण में कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं हुआ। तब जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज के जो नेता हैं, चाहे वो अपने नेता का जिक्र करे, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो सीवी लेकर जाते हैं। आज के जो नेता हैं, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो कामों का हिसाब लेकर जाते हैं। दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश में चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर ली जाए, लेकिन राजनीतिक मायने एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या रखती है, उसके जो मायने हैं उसको समझना पड़ेगा। मोदी जी बेशक एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र का दुश्मन राजनीतिक वंशवाद है, तो मोदी जी आप जरा बताइए, लोकतंत्र वाले इस देश में आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखा जाए। मैं कहता हूं, किसी नेता का बेटा अगर नेता बन के आ भी जाता है और काम अगर बेहतर कर रहा है, तो कितने इस देश में ऐसे नेता हैं जिनके बेटा नेता बन के आ रहे हैं। आप वो आंकड़ा देख लीजिए। और मोदी मंत्रिमंडल की मैं जिक्र करूंगा तो मोदी जी, आपके परिवार की क्या स्थिति है? आप बना दीजिए अपने परिवार के लोगों को नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कि जब मोदी जी जैसा नेता अगर देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अगर आकर बैठता है और अगर काम ऐसा करता है जिससे देश के जो तमाम सरकारी संस्था है अगर वो खत्म हो जाता है, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस देश में अगर राजनीतिक वंशवाद के जरिए अगर कुछ विकास हो सकता है तो उस विकल्प को देखने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र का ये दुश्मन है, तो आपको अपने कार्यकाल के जरिए हो रहे लोकतांत्रिक देश पर हमला को समझना पड़ेगा। इस बात का जिक्र अगर मैं कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए आप तो सबसे पावरफुल हैं। फिर आपके कार्यकाल में सब कुछ फिट है, मान लीजिए, लोकतंत्र मजबूत है, मान लीजिए, आपकी योजना आखिर 60 किसानों को क्यों मरने पर मजबूर कर दी? इसका जवाब आपको तैयार करके रखने चाहिए। नेशन फर्स्ट का जिक्र आपने राजनीतिक परिवारवाद के संदर्भ में आज पेश किया है। नेशन फर्स्ट एक हर किसी राजनेता का होना चाहिए। अगर उसका बेटा भी अगर राजनीति में आ रहा है तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए, और अगर वो कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। आप इसको दोनों को दो तराजू पे रख के नहीं तौल सकते हैं। लेना, पाना और बनाना कहने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप उनका मकसद है लेना सत्ता, पाना कुर्सी, बनाना इमेज, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
कुछ कर गुजरने के इरादे सिर्फ राजनीति के लोग ही क्यों साहब? इस देश में मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, इस देश में रतन टाटा जी को देख लीजिए, क्या माहौल उन्होंने बनाया है, किस तरह के संस्थानों को डेवलप किया है। आपने तो साहब BSNL को आम जनता तक पहुंचने से भी रोक दिया। आपने तो साहब जो रेलवे मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं, रेलवे आपने बनाया, लेकिन वो कितना आम जनता का है, ये एक बड़ा सवाल है। इस देश में उड़ान, जब आप किसी एयरपोर्ट ग्राउंड से जब आप भाषण देते हैं तो चाहे किसी आदमी के पास चप्पल हो या ना, लेकिन आप उसको हवाई जहाज में बैठने का सपना जरूर दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो उड़ान आम जनता के लिए कितना हुआ, एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के इरादे होने चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी जो पारिवारिक वंशवाद करते हैं, जो राजनीतिक वंशवाद करते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की तुलना या फिर कुछ कर गुजरने की स्थिति नहीं होती है। इसको समझना पड़ेगा। मैं मान लिया कि लोकतंत्र वो लोग बर्बाद कर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? ये तमाम स्थिति का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज युवा दिवस, और युवा दिवस पर आपने ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया। आज मैं आपको बताऊं, इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह की रणनीति आपने पेश की है लॉकडाउन के दौरान, और जब युवाओं के सामने आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे देश का सीना जब चौड़ा कर रहे थे, तो आपने इस शब्द का जिक्र नहीं किया कि 27 मिलियन लोग, युवा खासकर 27 मिलियन युवा मेरे स्टेप की वजह से बेरोजगार हो गया। और 27 मिलियन को अगर छोड़ दीजिएगा तो सड़कों पे क्या हाल था, कभी भी आपने जिक्र नहीं किया खुले मन से। साहब, स्थिति बिगड़ रही थी ना, आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया ना, क्यों आपने नहीं बोला? ये आप पर सवाल है। लेकिन इन सारे स्थिति के बीच आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जब कभी युवा का जिक्र होगा तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे भगत सिंह का जिक्र आपने किया, खुदीराम बोस का जिक्र किया, बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया, लेकिन नहीं साहब, इस देश में जो आज़ादी जिस तरह की कल मिली थी, आज उससे अलग नहीं है स्थिति। आज अंग्रेजों जैसा माहौल है मोदी जी, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इस देश में सिर्फ मौका कुछ करने के लिए ही नहीं है, इस देश में आज भी मौका है मरने के लिए। किसानों के लिए आपने क्या स्थिति बना दिया? उन लोगों ने मरा ना, शहीद हुए ना। क्यों हुए शहीद? आपकी योजना की वजह से। तो साहब, आज आप कह रहे हैं कि एक समय था आज़ाद भारत जब हो गया, लेकिन आज़ाद भारत के पहले जो स्थिति थी इस देश में क्या थी? मरने की स्थिति थी। वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे? आज़ाद भारत को, मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए मर रहे थे। लेकिन आज आज़ाद भारत को क्या करने की स्थिति है मोदी जी? कुछ बेहतर आगे की तरफ ले जाने की। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन सारे संदर्भ में कहीं ना कहीं किसानों को आज जरूर रख रहा हूँ। इसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जब आपके कंधे पर 130 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ में आप किनका जिक्र करते हो साहब? अब बार बार ये कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, लेकिन यही देशवासी तो परेशान है आज। आप उनको तो देखते नहीं हो। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि स्वामी जी को जब आप याद कर रहे हैं तो स्वामी जी क्या कह रहे थे? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। मोदी जी, जब किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा था, दिल्ली जहां पर आप रहते हैं, आपके बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन कर रहा था, तो स्वामी जी की बातों को आपने क्यों नहीं सुना? स्वामी जी कह रहे थे उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। मोदी जी, क्या आप उठे? मोदी जी, क्या आप जागे? और मोदी जी, क्या आप तब तक नहीं रुके जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया? नहीं, एक बड़ा सवाल है। आपको इसका जवाब देश की जनता के सामने देना पड़ेगा। लेकिन इन सारे स्थिति के बीच आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में जब कभी भी
स्वामी जी को याद किया जाए तो साहब इस बात को मान लीजिए कि इस देश में स्वामी जी की ज़रूरत चाहे इस कंट्री को समझने की स्थिति में हो, चाहे इस कंट्री में रह रहे लोगों को या फिर किसी भी प्राणी को समझने की स्थिति में हो, या फिर यूँ कहें कि इस देश को या फिर इस ब्रह्मांड को बेहतर समझने की स्थिति हो, तो स्वामी जी को याद करना बेहद महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।